हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। जिस प्रकार लिखित भाषा में लिपि चिन्हों और वर्तनी का महत्व होता है, उसी प्रकार विराम चिन्हों का भी महत्व है। वाक्य के शुद्ध उच्चारण एवं भावों की शुद्ध अभिव्यक्ति के लिए जहाँ हमारी जो जीवा है, वो विश्राम के लिए कुछ रुकती है, उन्हीं सूचक चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो आइएगा इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है। भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो कुछ समय के लिए रुकते हैं या पूर्णतः रुकते हैं या बीच में रुकते हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा जो गैप लिया जाता है, उस गैप में ही जो विराम लिया जाता है, वही विराम जो है, विराम चिन्ह कहलाते हैं। इनकी लिस्ट है और उनके चिन्ह से हमें थोड़ा-सा देखना है कि वो क्या नाम है, उनके चिन्ह क्या हैं। ज़्यादातर बस आपको नाम चिन्ह और करने हैं। तो आइएगा, सबसे पहला जो इसमें है वो पूर्ण विराम है। कौन-सा है? पूर्ण विराम। तो नाम से ही पता चल रहा है, विराम का मतलब रुकना और पूर्ण का मतलब पूरा रुक जाना। जब आपका राम एक राजा था, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपका पूरा सेंटेंस क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये जो लास्ट में आता है, ये आता है, तो इसका चिन्ह क्या है? ये है। और ये जब आपकी कोई भी बात जब पूरी हो जाती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है आपका अर्ध विराम। क्या आता है? अर्ध विराम। तो अर्धविराम जो आपका है, वो आपका दूसरा आता है। तो अर्धविराम में किसे कहते हैं? तो अर्धविराम में देखिए, ये आपको बिंदु मिलेगा और इसके नीचे कोमा। तो ये अर्धविराम का क्या है? चिन्ह है। डॉट सी मिलेगी आपको और फिर ऐसे। तो ये होता है आपका अर्धविराम। इसमें जैसे आपका यहाँ तो पूरा वाक्य हो गया था, इसमें क्या है कि आपको पूरे से आधे में, अर्ध मतलब आधे में रुकना हो। जब आपका पूरा कोई वाक्य है और उस पूरे वाक्य को कहने में आप बीच में थोड़ा-सा रुकते हैं और फिर बोलते हैं, तो वहाँ पर होता है वो अर्धविराम का। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, कठिन परिश्रम करो। यहाँ आपने थोड़ा रुका, परीक्षा निकट है। परीक्षा निकट है। ठीक है? कठिन परिश्रम करो, यहाँ आपने थोड़ा-सा पॉज़ दिया और यहाँ पर ये चिन्ह का प्रयोग हो गया, परीक्षा निकट है। ठीक है? आलस्य, एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। आलस्य मनुष्य का शत्रु है। तो यहाँ पर आप थोड़ा रुके, तो आपने ये दिया, इससे दूर रहना चाहिए। फिर आपने अपना जो सेंटेंस है खत्म किया, इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार आपने देखा, अर्ध मतलब आधा विराम जहाँ पर आप ले रहे हैं, तो वहाँ आधा विराम जहाँ भी आएगा, यानी कि एक पूरा सेंटेंस के बीच में जब आप कहीं थोड़ा-सा रुक रहे हैं, तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का। और तीसरे नंबर पे आता है अल्प विराम। अल्प विराम, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोमा। ठीक है? ये एक जैसे जहाँ शब्द आते हैं, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, ठीक है? वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। पहले जहाँ हम लिखते थे सेवा में वगैरह, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं भी हम जैसे कोई भी अक्षर लिखते हैं, हाँ, मैं चलूँगा, मैं चलूँगा, वहाँ इसका प्रयोग होता है। यानी कि अल्प विराम मतलब बहुत थोड़ा विराम, मतलब थोड़ी देर के लिए आप जब किसी सेंटेंस में रुकते हैं, किसी एक शब्द के बाद रुकते हैं, तो वहाँ पर इसका क्या होता है? प्रयोग होता है और इसका ये चिन्ह ये होता है कोमा, जिसको हमें बोलते हैं। चौथे नंबर पे जो होता है, वो है आपका
सूचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बहुत आसान है, इसको सबको पता होगा। तो ये इसका चिन्ह होता है जब भी क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है? इस प्रकार के शब्द जब आप लिखते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तो वहाँ पर लास्ट में इस चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। एक होता है उपविराम। क्या होता है? उपविराम। और उपविराम को बोलते हैं कोलन। ठीक है जी। तो इसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग कहाँ होता है? ये जो दो डॉट होते हैं, ये इसका चिन्ह होता है, दो डॉट। जैसे आप करते हैं किसी को फलों का राजा, फलों का राजा, सॉरी, फलों का राजा। तो यहाँ पर कौन, साथ में आप उत्तर भी देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? आम। जहाँ किसी कथन को अलग करके दिखाना हो, वहाँ अपूर्ण अर्थात उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने निराला, एक अध्ययन, एक अध्ययन। तो यहाँ निराला मतलब एक कवि का नाम है, और उसके क्या लिखा है, उसके आगे एक अध्ययन। तो ये होता है उपविराम। क्या होता है? उपविराम। तो आइए छठे नंबर पे देख लेते हैं। तो छठे नंबर पे आपका होता है विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। और इसका चिन्ह क्या होता है? ये होता है, ये भी आपने पढ़े हैं। जैसे आपने आए शब्द के चेतावनी सूचक हो कहीं पर, सावधान, क्या हो जाएगा? सावधान। ठीक है। अरे, जब किसी को बुलाना हो, ठीक है, किसी की शाबाशी देनी है, शाबाश। तो इनकी गंदगी हो कहीं, छी छी, तो ये, ठीक है, अफसोस, ओह शब्द है, वाह, ठीक है, आदि शब्दों में भी विस्मय सूचक का प्रयोग किया जाता है। सातवें नंबर पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। तो इकहरा जो उद्धरण चिन्ह होते हैं, उसमें एक इन्वर्टेड कोमा जिसको बोला जाता है, तो इसमें ये आपके दो चिन्ह रहेंगे। ठीक है। किसी के कथन जब एज इट इज लिखे जाते हैं, तो उसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब आप किसी फोकस करते हैं, इसमें कवि का नाम है, नदी का नाम है, पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है। जब आप देखा होगा हिंदी में भी प्रसंग लिखते होंगे, प्रस्तुत कविता, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, तो जब आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ नाम है, तो किसी का भी नाम वो एक में आएगा। छायावाद के कवि थे, छायावाद के कवि थे। ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, पर्वत आदि का नाम जो है वो इकहरा चिन्ह में आ जाएगा। और दोहरा, जब जैसे अभी आपने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो। अब ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं जी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। और ये ध्यान रखना है, पहले वाक्य समाप्त करना है और उसके बाद आपको ये चिन्ह लगाने हैं। ये अगर आप ऐसे करोगे तो ये आपका तरीका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले वाक्य समाप्त और उसके बाद पूर्ण विराम आने के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके हैं उद्धरण चिन्ह। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह होते हैं। ठीक है। और 8वें नंबर पे आपके आता है, वो आता है योजक। ये आता है योजक, इसको विभाजक भी कहा जाता है। हाइफन। ठीक है। तो ये होता है आपका, तो ये योजक होता है जब दो एक जैसे शब्द हों या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, तो वहां पर आपको ये लिखा जाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा माता पिता, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। तो जब एक जैसे भी हों, जैसे बार बार, जैसे बार बार, ठीक है, तो ऐसे शब्द में होते हैं। तुलना कहीं कर रखी हो, जैसे चांद सा मुख, चांद सा मुख, ठीक है, तो
कहीं तुलना कर रखी हो तो भी ये आपके आ जाते हैं। तो ये जैसे लड़ाई झगड़ा, चलते-चलते, घर-घर, कभी-कभी, धीरे-धीरे, ठीक है? तो ये शब्द जो बीच में आपके आते हैं, ये जो कहलाता है योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है जी? उसके बाद आ जाओ निर्देशक। क्या है? निर्देशक चिन्ह, डैश। निर्देशक चिन्ह को क्या कहेंगे आप? डैश। और डैश कैसे होती है आपको पता है? वो ये होती है चिन्ह। ठीक है जी? तो ये आपके निर्देश देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल हर व्यक्ति चाहता है, आजकल हर व्यक्ति चाहता है सुख। ठीक है, यहाँ आपने डैश लगा दी। क्या चाहता है भई? सुख चाहता है, यश चाहता है, संपत्ति चाहता है, ठीक है? तो ये जो होता है आजकल, तो निर्देश लेने के लिए जो चीज़ हमें लिखते हैं, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? डैश का प्रयोग होता है। तो इसको निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है? और विवरण चिन्ह भी होता है, एक्सप्लेनेशन जो साइन होता है आपका, तो उसको भी हमें प्रयोग करते हैं। तो विवरण चिन्ह, ठीक है? तो ये आपके डॉट और ये कई बार होता है, ये आप जब हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ भी आप इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है? विवरण देने के लिए किसी प्रकार, जैसे कई बार आप भूमिका लिखते हैं, तो वहाँ भी ये इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी? और 11वें नंबर पे है आपकी कोष्ठक, ब्रैकेट्स जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपको किसी शब्द का विशेष मतलब वाक्य के बीच में कोई अर्थ समझाना है, तो हम यहाँ इसका वो करते हैं, ठीक है? जैसे शिक्षक, ठीक है? आपने एकदम से चौंक कर, पुस्तक गिर गई, पुस्तक गिर गई, ठीक है? तो आप ऐसे करते हैं। तो ये जब कोई भी सिचुएशन को समझाने के लिए आप करते हैं, किसी भी शब्द को पर समझाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, तो इसके नीचे डॉट होता है, इसका चिन्ह जो होता है डॉट। तो जब कोई शब्द को हम बड़ा ना लिख के कई बार हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में उसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम डॉक्टर कई बार पूरा नहीं लिखते, तो हम क्या कर देते हैं, भई उसके नीचे एक बिंदु सा लगा देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। भई जैसे आपको स्त्रीलिंग है, कई बार हम उसको पूरा नहीं लिखते, तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है। अभी पुल्लिंग का है जैसे, तो हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर पुल्लिंग लिखने की कोशिश की गई है और यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखने की कोशिश की गई है। तो इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है, यानी जब किसी भी शब्द को शॉर्टकट में लिखा जाता है, तो हम ये बिंदु सा बना देते हैं, ठीक है? और एक होता है आपका हंस पद। क्या होता है? हंस पद। इसको त्रुटि पूरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि पूरक। यानी कि कई बार क्या होता है, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। त्रुटि पूरक से आपको मतलब गलती से कई बार क्या होता है, आपका अक्षर छूट जाता है, तो हम इसको उल्टी वाई की तरह प्रयोग करते हैं इससे। ठीक है? आप इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे तीर का निशान भी बना देते हैं। कई बार होता है ना, लिखते-लिखते कोई अक्षर छूट गया है, तो हम उसको ऐसे उल्टी वाई, वैसे इसका चिन्ह सही है उल्टी वाई, लेकिन बच्चे इसको ऐसे भी करके लिख देते हैं, वही ऊपर लिख कर के कि ये बीच में रह गया है ये अक्षर, इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है? और एक आपका होता है रेखांकन। क्या होता है? रेखांकन। तो जैसे पद परिचय में है, किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देना क्या है? रेखांकन। ठीक है? जैसे मुझे आज जाना है, ठीक है? तो आप अंडरलाइन कर देते हैं, आज जाना है। तो ये क्या है आपका? वो रेखांकन होता है। तो ये थे आपके सारे यो जो विराम चिन्ह हैं। इनमें मोस्टली ज़्यादातर आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर जो हैं वो पूछे जाते हैं कि विराम चिन्ह कौन-सा इसका चिन्ह होता है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, उन ऑप्शन में से ये पूछ लेगा किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो बहुत आसान है, एक बार ही आप देखते ही ये सारी चीज़ें समझ जाएँगे, बस विराम चिन्ह से इतना ही आपसे पूछा जाता है। मिलते हैं अगले एक और अच्छे विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।